देश का भविष्य चमकेगा तभी जब आपकी क्वालिफाइड बेसिक एजुकेशन होगी, क्वालिफाइड लोग होंगे, क्वालिफाइड उनके रोजगार होंगे और वो क्वालिफाइड तरीके से अपने काम को अंजाम देंगे। देश का हर सेक्टर, हर सेगमेंट आगे बढ़ेगा। मानना अभी भी है कि प्राइवेट ऑलमोस्ट बंद हो जाना चाहिए। सरकारी आप ठीक कर लो, प्राइवेट अपने आप बंद हो जाएगा। दर्द इस बात का नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पैसे लगते हैं, दर्द इस बात का है कि जो सरकार के पैसे या सरकार के बजट जो सरकारी स्कूलों के मार्फत से बर्बाद होते हैं, क्या वो 100% लोगों तक, 100% बच्चों तक पहुंचता है? पूरे देश में एक निजीकरण की आंधी चल रही है। तो मेरे जैसे लोगों को 2 4 5 स्कूल दे दो चलाने के लिए। तो हमारे टीचर्स थे, भले ही वो धोती में होते थे, मुंह में पान उनको होता था, लेकिन उनकी योग्यता पे संदेह नहीं होता था। बहुत दर्दनाक स्थिति है निशा जी कि आप देखोगे कि हर साल लाखों बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, पीजी भी कर ले रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, और भारत में जब सर्वे आता है तो बोला जाता है कि 40% जो युवा है वो किसी काम के नहीं है। हम उस राज्य में रहते हैं जहां के लोग ये सोचते हैं कि अगर गार्जियन के पास अच्छा खासा पैसा है तो आपको प्राइवेट से पढ़ाया जाएगा, और अगर परिवार के लोग थोड़े कम पैसे वाले हैं तो वो आपको सरकारी स्कूल या संस्थान में डाल देंगे। आज के बिहारनामा के इस एपिसोड में बात होगी प्राइवेट और सरकारी संस्थान के बारे में, जहां पर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या ज़्यादातर लोग जो अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो 80% से ज़्यादा लोग सरकारी संस्थान का सहारा लेते हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो आज बिहारनामा के एपिसोड में इसी बारे में चर्चा होगी कि बिहार में जहां 80,000 जितने सरकारी स्कूल हैं, आखिर वो क्यों गर्त में डूब रहे हैं और प्राइवेट संस्थान की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। और इस पूरे डिस्कशन को बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विजय रंजन सर हैं, जो अपनी बातों को प्रमुखता से रखने के लिए जाने जाते हैं। सर स्वागत है। जी सर, पहला प्रश्न यही रहेगा कि जिस राज्य में हम अगर आंकड़े देखें तो 72,000 से भी ज़्यादा सरकारी स्कूल यहाँ पर है, लेकिन फिर भी प्राइवेट संस्थान हर गली हर चौराहे पर नज़र आता है। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? और दूसरी जो स्टीरियोटाइप सोच है लोगों की कि अगर बच्चा के फैमिली जो है वो गरीब है तो सरकारी स्कूल में डाल दो जहाँ पढ़ाई नहीं होती, इन दोनों चीज़ों पर आप क्या बोलेंगे? हर गली हर नुक्कड़ पे प्राइवेट स्कूल या कोचिंग तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन बिहार के कोने कोने में प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की कमी अभी भी प्रमुखता से महसूस की जाती है। यहाँ क्वेश्चन 2 है कि प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की ज़रूरत क्या है। सच ये है कि शिक्षा को कभी भी पेड आउट नहीं होना चाहिए, शिक्षा हमेशा मुफ्त मिलना चाहिए। अगर कोई भी देश या कोई भी राज्य का विकास तभी समुचित माना जाता है जब उसके नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य ऑलमोस्ट मुफ्त मिले। चूँकि और ख़ासकर जो देश या राज्य काफ़ी मतलब आर्थिक इंडेक्स पे जो कमज़ोर राज्य हों। लेकिन समस्या तब गंभीर हो जाती है कि अब तो खुल भी रहे हैं, जैसे नर्सिंग है, बीएड कॉलेजेस हैं, पैरामेडिकल मैंने बता ही दिया, कुछ मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, लेकिन अभी भी बिहार में इन चीज़ों का अभाव है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है कि बच्चों या जो एक माइंडसेट या स्टीरियोटाइप सोच, तो ये चीज़ें मेरे जैसे लोग शुरू से इस चीज़ का विरोध करते आए हैं, खासकर स्पेशली तब जब मैंने कम्प्लीटली अपनी पूरी स्कूलिंग सरकारी स्कूल से करी हो, सरकारी कॉलेज से पढ़ा हो। हम लोग कभी वो प्राइवेट स्कूल कॉलेज हम बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अपने बाल्यकाल में देखा नहीं था, और क्या ही अच्छी पढ़ाई होती थी। जो हमारे टीचर्स थे, भले ही वो धोती में होते थे, मुँह में पान उनको होता था, लेकिन उनकी योग्यता पे संदेह नहीं होता था। और आज हालात ये हो गए पूरे बिहार में कि सरकारी स्कूल हो या कॉलेज, 100 में 90 आप चाहो तो 95% स्कूल और कॉलेजेज में या तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है, और जब शिक्षक नहीं होंगे और शिक्षक से ऐरा गैरा हर तरह का काम लिया जाने लगा, और शिक्षक की एक तो क्वालिटी नहीं है, आपकी नियुक्ति की पैमाने जो हैं बड़े अजीबोगरीब टाइप के हैं, और नंबर 2 जहाँ हैं भी वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं है, बच्चे वहाँ नहीं जाते। तो पेरेंट्स बाध्य होकर मजबूर होकर सरकारी शिक्षण संस्थानों को धत्ता बताते हैं और प्राइवेट कॉलेजों की ओर रुख मोड़ रहे हैं। भले ही उनको बिहार में न सही, बंगलोर में सही, बंगलोर न सही, यूक्रेन सही, लेकिन ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, एक आदर्श स्थिति नहीं है करोड़ों की आबादी वाले एक राज्य में कि हर बच्चे को या हर स्टूडेंट्स को प्राइवेट मुंह देखना पड़े। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जब पर कैपिटा इनकम की हालत इतनी ख़राब है तो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज का पेमेंट करना ये एक मजबूरी बन गई है। अगर पढ़ना है तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, स्थिति अच्छी नहीं है।
सर, क्योंकि अभी आपने कहा कि ज़रूरत क्या, जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, लेकिन वास्तव में अगर लोगों का ये जो माइंडसेट है, क्यों हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में टाइमली पढ़ाई होती है, पीरियड वाइज पढ़ाई होती है, सब्जेक्ट वाइज टीचर होता है। ये जो माइंडसेट है, ये क्यों ज़रूरत, ये भी जानने की कोशिश ये करेंगे। इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। सरकारी कॉलेजेज में शिक्षण व्यवस्था होती ही नहीं है। हर जगह कॉलेज है, आप इस इलाके में जाके गौर से देखोगे, यहाँ कॉलेज है, वहाँ कॉलेज है, कोई इंटर कॉलेज है, कोई ग्रेजुएट कॉलेज है, वहाँ टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मतलब सब कुछ है, पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं डिग्रियों के लिए और फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं। नतीजतन क्या हुआ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का धंधा फल फूल गया। प्राइवेट स्कूल्स हर गली मोहल्ले में खुल गए। कोचिंग इंस्टीट्यूट हर जगह मिलेंगे आपको, क्या लौका, क्या कुटौना, क्या निर्मली, क्या घोड़िया, आप बाहर चले जाओ, क्या दानापुर, क्या पुनपुन, आप औरंगाबाद जाओ, क्या भोजपुर, मतलब हर जगह आपको ये चीज़ें फली फूली। सिर्फ और सिर्फ इसका रीज़न ये है कि अगर सरकारों के पास जो संसाधन है, जो उनके पास संस्थागत ढांचा है स्कूल और कॉलेज का, उनको अप टू मार्क्स मेंटेन कर ले, उसमें शालीन तरीके से, अच्छे तरीके से अच्छे टीचर्स की बहाली करें और उन्हें मजबूर करें। आप बहाल तो करते हैं, आप व्याख्याता बहाल करते हैं, शिक्षक बहाल करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी नहीं होती है कि वो पढ़ाएं। बच्चे कैसे आएंगे, और हालात इतने दुभर होते चले गए कि अब बच्चों को घर से खींच के संस्थानों तक लाने के लिए सरकार को योजना बनाती है, ये योजना बनानी पड़ती है। ये 2022 का भारत है, ये 2022 का बिहार है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और मैं तो स्पष्टवादी रहा हूँ, मैं कई दफ़े पिछले 10-12 सालों में मैंने बोला है कि सच यही है कि कम से कम प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट, मतलब हायर एजुकेशन के लिए अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट की तरफ जाना पड़ता है जहां हाई लेवल की फैसिलिटीज है, तो थोड़ा सा क्षम्य वो भी नहीं है, क्षम्य वो भी नहीं है। लेकिन स्कूलिंग तो अमूमन सरकारी स्तर पे जब आप इतने सारे, दर्द इस बात का नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पैसे लगते हैं, दर्द इस बात का है कि जो सरकार के पैसे या सरकार के बजट जो सरकारी स्कूलों के मार्फत से बर्बाद होते हैं, क्या वो 100% लोगों तक, 100% बच्चों तक पहुंचता है? वो नहीं पहुंचता है। ये बड़ा दर्दनाक है। हम बिहार की बात कर रहे हैं सर। बिहार में मोस्टली 82% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, हाँ, पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जिस राज्य में गरीबी की इतनी बात की जाती है, चाहे अगर हम पैमाना देखें तो वो हर स्टेप में सबसे नीचे आता है, उस राज्य में बच्चे कहाँ से फ़ी देते होंगे सरकारी संस्थान में? इस चीज़ों पर ही बात करनी ज़रूरी है। सरकारी संस्थानों की फ़ी की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि उसके फ़ी बहुत ही लो कॉस्ट होते हैं। और इसीलिए मैं शुरू से हिमायती रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा हूँ कि नहीं, सरकारी शिक्षण व्यवस्था में ही आम आबादी को पढ़ने का प्रेशर होना चाहिए और उनकी मजबूरी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल बात यह है कि आप जो बार बार बोल रहे हो कि 82,000 संस्थान हैं या इतने 80% बच्चे पढ़ते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस। पढ़ते नहीं है, नामांकित हैं, नामांकित है वो वहाँ पे सिर्फ उनका नाम लिखा जाता है। बच्चे फिर कहीं लोकल इधर उधर कोचिंग पढ़ते हैं या तो छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं। वो 8 तक किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और 8 तक उनका एडमिशन वहाँ पे भी है। सरकार ढिढोरा पीटती रहती है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है। नतीजा के तौर पे ये होता है कि हर वर्ष बिहार जैसे राज्य में लाखों बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, लाखों बच्चे इंटर पास करते हैं, लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं देन आफ्टर, और ये सब घसीट के पास होते हैं। आपने हर वो योजना लगा रखी है, 10,000, 25,000, 50,000 MDM, ये मतलब ग्रेजुएशन का, ये इसका, ये इवन तक कि अब तो सुनने में आया है कि जो पब्लिक BPSC का PT निकाल लेगा उसको भी कुछ पैसे दिए जाते हैं। अभी आप यूपी में चुनाव चल रहा है तो लोग बोलते हैं कि युवाओं को लैपटॉप दिया जाएगा। आप सारे लोक लुभावन चीज़ों को लागू करते हैं बच्चों को संस्थान तक पहुँचाने के नाम पे। सच ये है कि आप वहाँ पे पढ़ाई ठीक कर दो ना, किसी लोक लुभावन चीज़ों की जरूरत नहीं है। आप टीचर्स बहाली को ईमानदारी से पूरा करो, और जब तक शिक्षा ठीक नहीं होगी तब तक सरकारों की मनमर्जी, अधिकारियों की हिटलरशाही, भ्रष्टाचार कुछ भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि लोगों का शैक्षणिक लेवल खत्म हो गया। बहुत दर्दनाक स्थिति है निशा जी कि आप देखोगे कि हर साल लाखों बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, PG भी कर ले रहे हैं, PhD भी कर रहे हैं, और भारत में जब सर्वे आता है तो बोला जाता है कि 40% जो युवा है वो किसी काम के नहीं है। डिग्रियां हैं, वो डिग्री लेके घूम रहे हैं, मुझे रोजगार दो, वो डिग्री लेके फाइट कर रहे हैं। आप उनको ट्राई, और वही लोग बाद में टीचर भी बनते हैं। अभी मैंने बहुत सारे मैट्रिक सेंटर्स पे देखा, शिक्षकों को भी देखा, विद्यार्थियों को भी देखा। दोनों को देख के लगा कि शिक्षकों के कंधे पे विद्यार्थियों, वो एग्जामिनर्स के कंधों पे, जो उनके इन्विजिलेटर्स थे या जो भी टीचर्स थे उनकी निगरानी में, उनके कंधों पे उन बच्चों का बोझ है, और उन बच्चों के कंधे पे पूरे देश और पूरे राज्य का बोझ है। क्या वो समर्थ हैं? आप बांटो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, आप सारे लोक लुभावन चीज़ों को चालू रखो, लोगों को मूर्ख बना के रखो। बहुत ही मुश्किल स्थिति है।
ये एकदम सवाल ही बड़ा गंभीर है। सरकार जब ये घोषणा करती है कि हम मैट्रिक पास करने के बाद या इंटर पास करने के बाद ये अमाउंट देने वाले हैं, तो उनके पीछे का कारण वो ये बताते हैं कि इससे लोग प्रेरित होंगे और लड़कियां खास करके बाहर आएंगी पढ़ने के लिए जा नहीं पा रही है ना, पढ़ाई होगी तब तो पढ़ने जाएंगे वो। हम बार बार आपको बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन नामांकित और पढ़ांकित, मतलब जो भी समझो, पढ़ने वाले बच्चे और नाम लिखा के घर में जाना और साइकिल लेके उड़ना, और फिर आज के डिजिटल दौर में दाएं बाएं लेफ्ट राइट जो भी टीनेज इश्यूज होते हैं उन सारी चीज़ों में उनका इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं उनका शैक्षणिक लेवल, मानसिक लेवल और ज्ञान के लेवल को नीचे गिराता है, जो उचित नहीं है, देश के राज्य के विकास के लिए उचित नहीं है। जो यंग बच्चे हैं जिनको कुछ करना है या कुछ एग्जामिनेशन क्लियर करना है गवर्नमेंट के, तो वो कोचिंग का सहारा लेते हैं। और हमने कल जो डेटा देखा सर, उसमें मोस्टली ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग में पढ़ते हैं, चाहे वो यहाँ पढ़े चाहे वो बिहार के बाहर पढ़े। लेकिन आप जब दिल्ली के मुखर्जी नगर देखते हो या कोटा की बात करते हो तो वहाँ बिहार के बच्चे ज़्यादा होते हैं। बिहार में कभी ऐसा कोई क्यों नहीं हम एक एग्जैक्ट कोई लोकेशन पकड़ पाए कि वहाँ अगर बिहार के बच्चे चले जाएंगे तो बिल्कुल कोई ना कोई एग्जामिनेशन क्रैक करेंगे और वो ये परसेंटेज होने वाला है। हायर एजुकेशन और कमीशन बेस, अगर आपके स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई प्रॉपर नहीं है तो उनको ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कोचिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सीधा मसला है कि जब सरकारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई नहीं होगी तो लोगों को प्राइवेट स्कूल में जाके खर्च करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे रिमोट में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम पैसे में भी पढ़ाई हो जाती है, लेकिन आप दंग रह जाएंगे जब आप बाहर जाएंगे। बड़े बड़े कॉरपोरल लोग, नाम सुनेंगे, जीडी गोयनका, ट्रिनिटी, त्रिभुवन, इंटरनेशनल, डीपीएस, ये सारे लोग नर्सरी 1, 2, 3 के 5,000, 10,000, 20,000 रुपया तक महीना लेते हैं। 50,000 रुपया महीना का बोर्डिंग स्कूल है भारत में 5वां क्लास के लिए। एडमिशन 1.5 लाख नहीं, 2 से 3 लाख रुपये चले जाते हैं आज की तारीख में। आखिर ये सोचने वाली बात है ना कि इतने पैसे, चलो ठीक है 2% या 5% जो भारत की आबादी है, जो बड़े लोग हैं, मान लो हम अपने बच्चे को वहाँ भेज दिए, पढ़ा भी लिए, आम आदमी क्या करेगा? तो आम आदमी की मजबूरी ये होती है कि वो या तो पटना दरभंगा के सामान्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करे, उसके अंदर जज्बा होगा, उसके अंदर डेडिकेशन होगा, तो वहाँ से भी पढ़ के वो IIT करेगा, वहाँ से भी निकल के वो मेडिकल क्रैक करेगा, वहाँ से भी, पटना से भी पढ़ के लोग BPSC और UPSC क्रैक करते आए हैं पहले भी। आज से 10-20 साल 25 साल पहले का इतिहास आप उठाएंगे तो बगैर कोचिंग के कॉन्सेप्ट का भी पटना कॉलेज, जैसे मैं जिस कॉलेज का हूँ, वहाँ से मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जो UPSC निकाल के निकल गए और बहुत कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे प्रोफेसर सर ही इतने काफ़ी होते थे, उनके नोट्स, उनकी पढ़ाई, उनकी गाइडलाइंस उतना काफ़ी होता था कि बच्चा सेल्फ स्टडी के जरिए क्रैक करता था। आज क्या हुआ कि आप फिटजी में भी जा रहे हैं, आप बाजीराव में भी जा रहे हैं, आप दिल्ली भी जा रहे हैं, आप कोटा भी जा रहे हैं, आप मुखर्जी में भरे हुए हैं, फिर भी क्रैक करने वालों की संख्या कम हो गई, चूँकि मतलब वो भीड़ ज़्यादा हो गई, क्रैक नहीं। और कॉस्ट, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग इतना कॉस्ट लेता है, उनकी भी मजबूरी है। मैं सख्त खिलाफ हूँ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के इस मामले में, खासकर एजुकेशन के मामले में, क्योंकि सभी सक्षम नहीं है और जब तक सभी शिक्षित नहीं होंगे तब तक देश राज्य का सिनेरियो नहीं चेंज होगा, बिहार का सिनेरियो चेंज नहीं होगा। और वहाँ की कॉस्टिंग, तो मजबूरी ये हो जाती है उनकी कि कम से कम कोई तो हो 2-5% स्कूल, संस्कार भारती जैसा या किसी और जैसा, कि जो नो प्रॉफिट नो लॉस या लो कॉस्ट पे भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन आम जो जितना बड़ा स्कूल है, जिसका जितना बड़ा फंडा है, जिसका जितना बड़ा तामझाम है, उसकी कॉस्टिंग तो बढ़ेगी। आप एक उसका देखोगे ना, बिजली, जनरेटर, सरकारी टैक्सेशन, बसेज, फलाना चिलाना, तो वो सारी चीज़ों की सरकार तो फंडिंग करती नहीं ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट को। आप भले ही उनको अपने अंडर रखे हुए हैं, अच्छा प्रोसेस है कि आप कोचिंग रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्कूल रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्कूल एफिलिएटेड होने चाहिए, कॉलेज एफिलिएटेड होने चाहिए, लेकिन उनको आप पैसा लेने से नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि उनका वो खर्च है, आप उनको 1 रुपया नहीं देते। जो बच्चे और पेरेंट जो पैसे देंगे उसी पैसे से वो उनको पढ़ाएंगे भी, उनसे जुड़े हुए सैकड़ों हजारों लोगों का पेट भी चलेगा और उसी से वो संस्था जैसे जैसे विकास करेगा तो शैक्षणिक क्रांति भी फैलेगी। ओवरऑल हमारा मानना ये है कि चाहे वो जो भी मजबूरियां रही हो, प्राइवेट स्कूल या जो भी सरकारी, अगर सरकारी शिक्षण व्यवस्थाओं को बिल्कुल फिट एंड फाइन कर दिया जाए तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत कम से कम हो जाएगी। फिर जो बड़े लोग होंगे वो पढ़ाएं। आम आदमी क्यों जाए? आम आदमी जो मार खा रहा है या उनके बच्चे जो मार खा रहे हैं, क्योंकि वो उनको डर है कि सरकारी स्कूलों में अगर मेरा बच्चा लगातार पढ़ लिया तो उस बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। ये बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा डर है जो पेरेंट्स के डर में है, और उसकी वजह से वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। और सारे प्राइवेट स्कूल वाले अच्छे तरीके से ही पढ़ाते हैं, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। उनकी अपनी मजबूरियाँ होती है, उनको भी चलना होता है, उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। सर, अगर हम बिहार की बात करें तो ज़्यादातर बच्चे सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, इसके लिए
रोड पे पिटाई भी खाते हैं, सब कुछ होता है, 4 साल तक सड़कों पे बैठ के नियुक्ति मांगते हैं, हमने सब कुछ देखा है स्पष्ट तरीके से। बिहार में सरकारी नौकरी, और अगर देश की बात करें तो ज़्यादातर जो गार्जियन है वो अपने बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है, ये माइंडसेट बहुत पहले से है। लेकिन डॉक्टर बनाने की पढ़ाई इतनी ज़्यादा, मतलब खर्च इतना ज़्यादा होता है, 3 करोड़ 4 करोड़। यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत हुई, उसके पिताजी रोते हुए कैमरे के आगे आगे कह रहे थे कि मेरे बेटे को एमबीबीएस की पढ़ाई कराने में भारत में 3 करोड़ का खर्च आ रहा था, तो मैंने उसको यूक्रेन भेजा। इससे एक चीज स्पष्ट हो गया, यूक्रेन में कम पैसे लग रहे होंगे। यही बात अगर बीजेपी के एक मंत्री से पूछी गई तो उन्होंने कहा बच्चे फिर जाते ही क्यों हैं। तो मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सही लग रहा है? पेरेंट्स थक हार के बच्चे को दूसरे देश में भेज रहे हैं और यहाँ के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि क्यों जा रहे हैं। शुरू से यही बात बोल रहा हूँ ना, आप अपने शैक्षणिक संस्थान, आप अपने मेडिकल कॉलेज, आप अपने इंजीनियरिंग कॉलेज, आप अपने स्कूल, आप अपने ग्रेजुएशन कॉलेज, इंटर कॉलेज, जो भी है आपका, पैरामेडिकल, बीएड, जो भी है, आपका काम है, आप सरकार हैं या आप वर्षों से सरकार में हैं, आपका काम है कि अंतिम वंचित व्यक्ति तक शिक्षा की लौ कैसे पहुंचे। आपका काम है कि इन सारे चीज़ों को बिल्कुल सही सलामत मोड में रखें, कम से कम बच्चे पलायित होंगे ऐसे में। अभी आप तो ये बता रहे हो, कल शायद नीतीश कुमार जी बोल रहे थे विधानसभा में कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे इतने बच्चे यूक्रेन में हैं, ये हमारे मुखिया हैं। आपको क्यों नहीं पता है? आपको नहीं पता था, आपके विभागीय मंत्री को पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है कि 20-20 हज़ार लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। दूसरी बात, अभी तो चूंकि रशिया और यूक्रेन को लेकर ये मुद्दा गर्म है, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में भी, मतलब 90-95 के दौरान में भी, जब रूस और यूक्रेन एक थे, उस टाइम में भी हमारे यहाँ से बच्चे रशिया जाते थे मेडिकल करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए। उस टाइम में भी इंडिया की तुलना में उनको कम पढ़ते थे। अब अधिक से अधिक लोगों को मेडिकल पढ़ना, और ये बहुत हाई लेवल का फंडा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उनको कितना एफिलिएशन देती है। वहाँ से पढ़ने के बाद, आने के बाद भी शायद उनका यहाँ एक एग्ज़ाम होता है, पढ़ाई लेके, डिग्री लेके आने के बाद भी उसमें से अधिकांश लोग सक्सेस नहीं करते। इसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि ये जो सबसे पुअर होते हैं, इनके मार्क्स नहीं होते, वो वहाँ चले जाते हैं। और वो सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे 1 करोड़ लगता है और वहाँ पे, या 3 करोड़ आपने बताया, और वहाँ पे हमारा 50 लाख में काम हो जाता है। ये सरकारों को सोचना चाहिए कि अगर भारत में या तो और अधिक से अधिक, आप सबसे पहली बात मैं बार बार बोलता हूँ, आप पहले सरकारी शिक्षण संस्थानों को ठीक करो। जितने भी काबिल लोग, जितने भी ज्ञानी लोग, बरसों से मैं बता रहा हूँ, इंडिया गुलाम रहा हो तब भी, इंडिया आज़ाद हुआ हो तब भी, कांग्रेस का शासन हो तब भी, बीजेपी का शासन हो तब भी, बिहार में आरजेडी का शासन हो तब भी, जदयू का शासन हो तब भी, आप शिक्षण संस्थानों को ठीक करिए। आम आबादी जो है वो सक्सेस नहीं है यूक्रेन जाने में, आम आबादी जो है वो सक्सेसफुल नहीं है जीडी गोयनका में बच्चों को पढ़ाने में, आम आबादी जो है वो नहीं सक्षम है कि वो बाजीराव में जाके, मुखर्जी नगर में, दिल्ली में रह के पढ़ सके। और रिजल्ट्स फुलपरास से भी आते हैं, रिजल्ट्स मधुबनी से भी आते हैं, रिजल्ट पटना से भी आते हैं, और डॉक्टर कटिहार से भी बनते हैं, डॉक्टर दरभंगा मेडिकल कॉलेज से भी बनते हैं। अब आपकी सीटें, आपका कोटा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उसको जितना अधिक डेवलप करेंगे, पलायन उतना रुकेगा। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पे जो आप अंकुश लगाने की बात करते हैं, मैं सीधा बात बोलता हूँ, जब वहाँ ऑलरेडी कम से कम लोग पहुंचेंगे, वो अंकुश क्या लगाना? आप फेल हैं, आप दूसरे पर अंकुश लगा रहे हैं। आप खुद तो फेल हैं, आप 1 रुपया ग्रांट उनको देते नहीं, आप उनको कोई फंड ऐड करते नहीं। उनको तो उन्हीं बच्चों से पैसे भी लेने हैं, उसी में उनको प्रोफेसर भी रखने हैं, उन्हीं में उसको हाई टेक्नोलॉजी लैब्स क्रिएट करने हैं, उसी में उनको सारे चीज़ों को करना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली पैसे लेंगे। अब ये अलग बात है कि इंडिया में 3 करोड़ कैसे लग जाएगा और वहाँ 50 लाख में वही आदमी एमबीबीएस कैसे बनेगा। 2 बातें होंगी, या तो यूक्रेन से पढ़ा हुआ डॉक्टर पेट में कैंची छोड़ेगा, ये हास्यास्पद बात है। अभी की परिस्थिति में ये मेरा मुद्दा नहीं था। या तो यूक्रेन से पढ़ा हुआ डॉक्टर पेट में कैंची छोड़ेगा, या तो भारत में भी ऐसे पढ़े हुए ढेर सारे डॉक्टर्स हैं जिसके ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि रिजर्वेशन वगैरह वगैरह, सामाजिक न्याय वगैरह। तो ये सारी बातें एक शर्त पे ठीक हो सकती है, जब शिक्षा की नीति के लिए बिल्कुल समग्र तौर से, सम्यक तौर पर और व्यापक तौर से इस पे सोचना चाहिए। देश को सारा काम छोड़ के शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा, देश के मुखियाओं को अगर उनके बारे में सोच लिए, लेकिन वो सोचेंगे नहीं। कारण जानती हो क्या है? मैं कई दफ़े बोला हूँ कि इलिटरेसी एंड द पॉवर्टी ब्यूटिफुली ड्रिवन और डिजाइंड बाय द गवर्नमेंट एंड द लीडर्स। उन्होंने बड़े प्यार से अशिक्षा और गरीबी को प्लांट किया है। आप पूरे शिक्षा व्यवस्था को देखो ना, उनका फोकस इस पे नहीं है वो बच्चे आएंगे कैसे। एमडीएम के नाम से बच्चे बुला रहे हैं, जो बच्चे एमडीएम के नाम पे आएंगे वो डॉक्टर बनेंगे।
वो बच्चों को साइकिल पोशाक राशि के नाम पे लेके आ रहे हैं, गरीबी के नाम पे। अब कोई भी योजना उठा के देख लो, आप लोगों के हाथ में कटोरा दे दिया, अनुदान दे दिया, आप मैट्रिक पास करोगे 10,000, 25,000, 50,000 प्रोत्साहन राशि के नाम पे, बालिका योजना के नाम पे, बालिका उत्थान के नाम पे। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई उत्थान होता है। मैट्रिक करे, इंटर करे, शादी ब्याह करेगा, फिर वो हाउसवाइफ हो जाएगी, और नहीं तो फिर गलत तरीके से नियोजित होकर किसी स्कूल में शिक्षक बन जाएगी, कहीं पे जाके रोजगार प्राप्त कर लेगा, और देश का भविष्य इससे नहीं चमकेगा। देश का भविष्य चमकेगा तभी जब आपकी क्वालिफाइड बेसिक एजुकेशन होगी, क्वालिफाइड लोग होंगे, क्वालिफाइड उनके रोजगार होंगे, और वो क्वालिफाइड तरीके से अपने काम को अंजाम देंगे। देश का हर सेक्टर, हर सेगमेंट आगे बढ़ेगा। सबके जड़ में शिक्षा है, शिक्षा को ठीक करना ही पड़ेगा। आप कोसते रहिए प्राइवेट वालों को, आप कोसते रहिए यूक्रेन वाले को, आप कोसते रहिए कि प्राइवेट वाला ऐसा करते हैं। थैंक गॉड कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट स्कूल बिहार जैसे राज्य में कम से कम साक्षरता दर को बचा रखा है। ओरिजिनल साक्षरता दर, ओरिजिनल साक्षरता दर मतलब जो डाटा पेश करते हो कि इस साल इतने लाख परीक्षार्थी मैट्रिक में शामिल हुए, इंटर में शामिल हुए, और ये इतने उत्तीर्ण हुए, और आप दुनिया को बताना चाहते हो कि बिहार अब साक्षरता की ओर आगे बढ़ चुका है। भैया वो साक्षर भी नहीं रह पाया ना। एक होता है पढ़क, एक होता है पढ़ाक, एक होता है सुपढ़, एक होता है पढ़क, एक होता है कुपढ़। तो आपने जिस तरीके से डिग्रियां बांटने का काम किया, आप बांट नहीं रहे हैं, आप सब कुछ ले रहे हैं। आप कह रहे एग्जाम हो रहा है, आप कह रहे पढ़ाई हो रही है, 90% जगह पढ़ाई नहीं होती है, और वो आदमी कह रहा है कि हम मैट्रिक है, इंटर ग्रेजुएशन है, सड़कों पे वो जाएंगे ही रोजगार के लिए, उनको हक है। घसीट के पास किया है तो उसमें उसका क्या कसूर है? आपने उसको घसीटवाया, आपने ब्यूटीफुली डिजाइन किया है कि लोग अगर पढ़ भी लें तो कम से कम ज्ञान ना हो, ताकि वो आपकी योजनाओं और आपके खिलाफ उचित सवाल न उठाए। तो सारा पेच वहां फंसा हुआ है। इसमें किसी एक नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बड़े 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 शानदार तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, बड़े शानदार तरीके से लोगों को। अब अशिक्षा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब शिक्षा चाहे प्राइवेट स्कूल के जरिए हो या बड़े प्यार से कुछ शिक्षित रखा गया है। और थैंक गॉड कि जो थोड़ी बहुत शिक्षा है आज की तारीख में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। अलग बात है कि मेरा मानना अभी भी है कि प्राइवेट ऑलमोस्ट बंद हो जाना चाहिए। सरकारी आप ठीक कर लो, प्राइवेट अपने आप बंद हो जाएगा, लोग कम जाना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली फी भी घटेगा, नहीं देना पड़ेगा 3 करोड़। अगर हमारे पास, जैसे अभी मोदी जी आए थे तो बोले थे बिहार में हर जिले में एक वो होगा, क्या बोलते हैं, मेडिकल कॉलेज होगी, हर जिले में ये होगा। 5-5 साल 10-10 साल फाइलें धूल में फाकती चली जाती है, आपके सारे खर्चे होते हैं, आपके सारे बजट आप 20-20 हज़ार 50-50 करोड़। शिक्षा का बजट सबसे कम क्यों? शिक्षा का बजट सबसे कम क्यों? शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा होना चाहिए। सारे काम छोड़ दो, 2 दिन हम सड़क पे हिचकोले खा लेंगे, मंजूर है। जिंदगी का हिचकोला तो नहीं खाएगा ना अगर हमारा बच्चा शिक्षित होगा, आम आदमी का बच्चा शिक्षित होगा। सड़कों के हिचकोले बाद में देख लेंगे। शिक्षा के बजट को, शिक्षा को 1 नंबर पे भारतवर्ष को लाना होगा, तभी जाके भारत विश्व गुरु या कुछ भी बनेगा। बाकी तो सब थोती दलील है, सब प्रोत्साहन है, सब पैकेजेज हैं, सब नौटंकीज है, लोक लुभावन नारे हैं। और अल्टीमेटली जो एक फौज खड़ी होती जा रही है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट, MBBS। सिर्फ मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, MBBS, इंजीनियर्स। आप पिछले 2 साल से ऑनलाइन वो MBBS का डिग्री ले रहा है, आप 1 भी साल उसको लैप्स नहीं कर रहे हैं बेवजह। आप इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है, बाद में वो इंजीनियर वो आता है इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के और बाद में काम करता है ITI वाला। ITI और IIT का फर्क तो बच्चों को पता होना चाहिए ना। वो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, लेकिन उसकी कैपेसिटी और उसकी योग्यता एक ITI बराबर है। आपकी ITI ऑर्गेनाइजेशनों की वही हाल है। तो ये बड़ा दर्दनाक सीन है। तो इस पूरे डिस्कशन में कंक्लूजन पे भी हम बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सर ने पहली कंक्लूजन बता दिया है कि सरकारी संस्थान को ठीक करने की ज़रूरत है। सर यहाँ पर हम चंगुल से निकलने की भी बात करते हैं। हमने वो ऐड किया हुआ था कि किस तरह से बच्चे जो जकड़ गए हैं कोचिंग संस्थान के चक्कर में, चाहे हम आकाश जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ले लें कि वो बहुत नाम ही लगता है, बच्चों को लगता है कि वहाँ चले गए तो भैया फिर हम तो मतलब मेडिकल में झंडे गाड़ के आएंगे। आपको क्या लग रहा है कि जो बच्चे इस तरह से जकड़े गए हैं, और पेरेंट्स का माइंडसेट वही है कि मतलब नॉर्मल स्कूल से नहीं, हम अगर कोचिंग में डलवाएंगे अच्छे नंबर 1 वाले कोचिंग में, तभी बच्चे निकल। पेरेंट्स की बात तो अजीबोगरीब है। पेरेंट्स इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि आकाश या फिटजी या कोई भी इंस्टीट्यूट कैसे चीज़ों को हैंडल करता है। वो सैकड़ों बार, इवेंट तक कि आप दंग रह जाएंगे। पहले हम अंतिम बात बताते हैं, फिर हम इस मुद्दे को विस्तार से मैं बताऊंगा। आप दंग रह जाओगे कि एक बच्चा अगर सामान्य तरीके से गांव से पढ़ के या सरकारी स्कूल से पढ़ के या सामान्य कोचिंग से पढ़ के वो IIT या मेडिकल में झंडा गाड़ दिया, उसको 5 लाख 10 लाख 20 लाख में खरीद लिया जाता है कि आ जाओ तुम बोलो कि हम आकाश में पिछले 2 साल से पढ़ाई किया। नंबर 1 पेज। नंबर 2,
ये छोटे-छोटे इंस्टीट्यूट करते हैं। नंबर 2 कि बड़े जो लोग हैं, बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करते हैं, उनके लिए 2 तरीके का बच्चा होता है। एक होता है बैंकर्स, एक होता है रैंकर्स। जब वो एडमिशन लेता है, स्टार्टिंग में ही वो अपने रैंकर्स को साइड कर लेता है कि ये हमारा स्टार बैच है, ये हमारा टॉप। उनको पता है कि इसमें से मास जो बच्चे निकल के आएंगे, जो उनके फोटोज बनेंगे, सुर्खियां बनेंगे, और उसके आधार पे फिर अगले सालों साल उनकी खेती चलती रहेगी। और दूसरे जो मास बच्चे होते हैं वो बैंकर्स होते हैं, वो उनके लिए फंड रेज करते हैं। पैसे सबको नहीं लगने हैं, इवन तक कि रैंकर्स बच्चों को वो फ्री में भी पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, स्कॉलरशिप भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो एक फंडा है, और उसमें होता क्या, कोटा हो या दिल्ली, बंबई हो या चेन्नई, हर जगह जो हमारे बच्चे जाते हैं, मास बच्चों का रिजल्ट कहाँ है। मैं संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल, आपके यहाँ का स्कूल में मैं देख रहा हूँ, फुलप्रासी स्कूल बड़े नज़दीक से मैं संचालित करता हूँ, जो भी करता हूँ, तो उसमें मैंने देखा है पिछले 10 साल से हजारों बच्चे कोटा, दिल्ली, बम्बई, मैं खुद कोटा गया, 1 सप्ताह वहाँ रह के एक कोचिंग का मुआयना किया। हमें समझ में नहीं आया, बच्चों को आधी चीज़ें निकल जाती है। वो स्टार बैच वाले के लिए अलग प्रोफेसर है, उसके लिए वो खर्च भी एक्स्ट्रा करना चाहिए, उसको उसी फोटो के आधार पर फिर बैंकर्स मिलेंगे उनको। जब तक पेरेंट्स इस बात को समझेंगे, बच्चा भी समझा देता है, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल में। पेरेंट्स की एक माया होती है कि मेरा बच्चा द बेस्ट है दुनिया में। बच्चा बोल दिया कि अरे फलना जगह पे तो कि मैथ इंग्लिश पे हमको जाना है, उनको आज़ादी चाहिए होती है। वो मैट्रिक के बाद इंटर शांति से करना नहीं चाहते, उनके दिमाग में बस ये होता है कि मैट्रिक पास, खत्म, इसी बहाने चले दरभंगा, पटना, कोटा, पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करेंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे तो इको पार्क जाएंगे, थोड़ा सा सेटिंग गेटिंग करेंगे। ये क्या इन बच्चों का कसूर है? वो टीनेज बच्चे हैं भैया। पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एक सुनियोजित प्लान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि सरकारों को ये सोचनी चाहिए कि अगर कोटा में हब हो सकता है, चलो अगर हम मान लेते हैं कि सरकारी व्यवस्था को सुधरने में 5, 10, 20 साल लग जाएंगे, 10 और भी कब लगेंगे, जब नेतृत्व वर्ग शिद्दत से काम करेगी, तब भी 10 साल लगेंगे। रातों रात परिवर्तन नहीं होगा, रातों रात कुछ भी नहीं परिवर्तित होता है। और शिद्दत मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि वही तकिया कलाम, वही भेड़िया धसान, वही जैसा का तैसा चला आ रहा है। उसमें इजाफा हो जा रहा है किस चीज़ में, तो वो जो लॉलीपॉप आप फेंकते हैं 5,000, 10,000, 20,000, साइकिल, पोशाक, MDM, उसमें इजाफा हो रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता में कहीं कोई इजाफा का प्रश्न नहीं है। तो अगर ऐसा है भी, तो आप यही चीज़ पटना में भी क्रिएट कर सकते हैं, वही चीज़ दरभंगा में क्रिएट हो सकता है, वही चीज़ सहरसा में क्रिएट हो सकता है, वही चीज़ मधुबनी, पूर्णिया में भी क्रिएट हो सकता है। टीचर्स की कमी थोड़े है। मेरा कहने का ये मतलब थोड़े है कि सारे लोग घसीट के पास कर रहे हैं, तो उस भीड़ में से 5% ऐसे लोग नहीं पैदा हो रहे हैं जो बहुत काबिल है। हर साल आखिर कैसे बिहार के लोग यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं? हर साल कैसे? बिहार के लोग तो अमूमन हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, बैंकिंग में आगे ही रहते हैं, भले ही बिहारियों को जो गाली सुनना पड़े। मेरा सेंस समझे, मैं एक एवरेज चीज बता रहा हूं कि क्या ये 5%, 2%, 10% क्वालिफाइड लोगों से ही दुनिया की जंग जीती जा सकती है, विकास की जंग जीती जा सकती है? नहीं। मास लोगों का, जब मास लोगों का पर कैपिटा इनकम, मास लोगों के घरों में रोजगार होगा, मास लोगों के घरों में शिक्षा होगी, मास लोगों के घरों में अच्छे खासे पैसे आएंगे, जब घर एक आदमी विकास करेगा, जब एक परिवार विकास करेगा, ऑटोमेटिकली समाज विकास करेगा। समाज विकास करेगा तो राज्य देश विकास कर जाएगा, और आपको वो कटोरा लोगों के हाथ में थमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मानना यही है कि शिक्षण संस्थानों को, सरकारी शिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करिए, अपडेट करिए, उसकी संख्याएं बढ़ाइए। जो लोग सक्षम हैं वो अपने बाल बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, नहीं पढ़ाएं, और संभव हो तो अगर प्राइवेट स्कूल की वजह से अगर आपकी शिक्षा दर बची हुई है, या जेन्युइन साक्षरता दर अगर थोड़ा सा दिख रहा है, तो उन लोगों को भी कुछ वो दीजिए। मैंने एक बार कभी बोला था कि जितने पैसे आप अपने एक सरकारी स्कूल को दे रहे हैं, और अगर निजीकरण ही करना है ना, एक और बात, जब पूरे देश में एक निजीकरण की आंधी चल रही है, तो मेरे जैसे लोगों को 2, 4, 5 स्कूल दे दो चलाने के लिए। जो आप सरकारी स्कूलों को जो आप बजट देते हैं, वो बजट आप विजय रंजन को दे दो, 3 स्कूल मेरे हाथ में दे दो निजीकरण। संस्कार भारती जैसा, और पोल स्टार जैसा, और DPS जैसा, और वो कोई भी स्कूल हो, ऐसे ऐसे सैकड़ों स्कूल खड़े हो जाएंगे, क्वालिफाइड शिक्षक भी होंगे। क्योंकि हम तो वैसे मुखिया और सरपंच के जरिए बहाली नहीं करेंगे, हम तो 2 पैसा कम भी देंगे तो हम उनकी बहाली क्वालिटी देख के करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का सवाल है। आप उनको पैसे भी ज़्यादा देते हो, लेकिन आप ये नहीं चेक कर पाते हो कि क्या वो पढ़ाने में सक्षम है। मैंने अभी कल एक सरकारी टीचर को बोला कि आप लोग तो भस्मासुर हो, जिस बच्चा के हम सर पे हाथ रख दोगे बच्चा भस्म हो जाएगा। उसको बहुत बुरा लग गया। मैंने बोला क्या गलत मैंने बोला भाई, क्या गलत बोला? यही कारण है कि पेरेंट्स इधर प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख मोड़ते हैं। तो जो भी हो, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि शिक्षण व्यवस्था की सुधार होनी चाहिए।
आपको प्राइवेट स्कूलों को बंद करना है, आप बंद कर सकते हो, सरकारी स्कूलों को ठीक कर लो। नहीं बंद कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी आप अति गरीब या कमज़ोर तबके के लोगों को उस जद में लाना चाहते हैं। अमूमन ग्रामीण इलाकों में कमज़ोर तबके के बच्चे ही पढ़ते हैं, कोई टाटा बिरला अंबानी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। और अमूमन ग्रामीण जिला लेवल पे कहीं पे भी पूरे बिहार में जो ग्रामीण लेवल पे या रिमोट इलाके में जो स्कूल होते हैं उनका फीस स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। बाकी लोगों का चिल्लाना है वो असहृदयता या संवेदनशीलता खत्म हो जाना, वो तो फिर लगा रहता है, वो तो पूरे सोसाइटी में घुस गया है। हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ बोले जा रहा है, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी को कुछ बोले जा रहा है। कभी एक हमारे पेरेंट्स हम कभी बोले करते थे कि लोग जब पूरा कॉले में भांग घोरल छे केकरा केकरा संभाल भी। तो इस हालत में हमारे जैसे लोगों को या बहुत सारे डायरेक्टर से हमारी बात होती है, बहुत सारे स्कूल संचालकों से बात होती है, वो बोलते हैं कि स्कूल चलाना अब बहुत मुश्किल है। हम कभी कभी सोच के कांप जाते हैं। एक ऐसा आदमी जो 100% मानता है कि प्राइवेट स्कूलों की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, संभव हो तो शिक्षा हर हाल में मुफ्त होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए, मुफ्त होना चाहिए। लेकिन जिस दिन ये प्राइवेट स्कूल छोटे या बड़े, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, चाहे 500 रुपया महीना वाला हो, चाहे 1500 रुपया महीना वाला स्कूल हो, जिस दिन ये स्कूल बंद हो गए ना, हमें नहीं पता बिहार का जेन्युइन साक्षरता दर कहाँ जाएगा और बिहार का विकास का क्या हाल होगा। संभवतः नेतागण खुश होंगे क्योंकि उनको आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उनको कुपठ मिलेंगे। और विकास देखो, विकास जो है ना कभी भी ऊपर से नीचे की ओर नहीं आएगा। ये लोग क्या समझते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा, संसद से विकास निकलेगी और आम जनता तक पहुंचेगी। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, विकास हो या भ्रष्टाचार का खात्मा हो, वो नीचे से ऊपर जाएगी। भ्रष्टाचार का खात्मा प्रधानमंत्री ठीक हो जाएंगे, उससे होगा क्या? जब तक वो एसएचओ ठीक नहीं होगा, पीएससी प्रभारी ठीक नहीं होगा, ब्लॉक अनुमंडल ठीक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। सेम चीज विकास, जब तक एक आम आदमी का विकास नहीं होगा, अंतिम वंचित हर गांव, हर गली, हर समाज, हर सोसाइटी, हर ब्लॉक का जब तक अंतिम वंचित व्यक्ति को का विकास नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, उनके घरों में सामान नहीं जाएगा, तब तक देश राज का विकास नहीं होगा। बाकी आप ढोल पीटते रहिए, बजट बनाते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि हम विश्वगुरु हैं, वो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे बातचीत का कंक्लूजन यही रहा कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अगर शिद्दत से काम करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सकती है और सरकारी स्कूल्स अच्छे हो सकते हैं। तो बेसिकली हम इसी मुद्दे पर आज बात कर रहे थे कि आखिर प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो कंपैरेटिवली जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं? इसका भी जवाब साफ तौर पर आया कि अगर शिक्षक वहाँ अच्छे होंगे तो वहाँ के भी बच्चे टैलेंटेड होके ही निकलेंगे और ये देखा भी जाता है। तो आज के बिहारनामा के एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड लेकर हम अगले संडे हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।